हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। जैसा कि आप सभी को पता था कि हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही थी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारी 250 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, जिसमें से हमने 80 क्वेश्चन है वो कर लिए हैं और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 81। थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं क्योंकि हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको ज्यादा ही कर रहे हैं। आज हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन है आज इस क्लास में हमें ज्यादा कर पाए। तो आप सभी को पता है कि जिस जिस एग्जाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है उस एग्जाम के लिए क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अभी की देखें तो आपके सीईटी 2024, महिला सुपरवाइजर, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सारी की सारी वैकेंसी के लिए ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास जो आपकी ये सीरीज है विषय का भूगोल, इसकी हमने पहले ही 3 क्लास ले रखी है, तो वो क्लासेस भी आप जरूर ले लेना ताकि आपकी पीछे वाले क्वेश्चंस की भी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप साथ साथ पूछ सको। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। हमारा क्वेश्चन है, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? शिखर, टिब्बा, पठार और दर्रा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दर्रा। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को दर्रा कहा जाता है जो मार्ग बने जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लाहोत्से और मकालू। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट। अब जब माउंट एवरेस्ट की बात आ गई है तो हमें आपके जो महाद्वीप है उन महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। कई बार इसकी आपसे ऊंचाई पूछ ली जाती है जो कितनी है, 8,850 मीटर है। 8,850 मीटर है। इसके बाद अगर आप यूरोप की सबसे ऊंची चोटी की बात करो तो यूरोप में कौन सी आती है? यूरोप में आती है आपकी एल्ब्रूस। कौन सी? एल्ब्रूस। वहीं अगर आप अफ्रीका की बात करो, अफ्रीका की बात करो तो अफ्रीका में कौन सी आती है? किलिमंजारो। किली मंजारो। ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? अफ्रीका में ये तंजानिया में स्थित है। तंजानिया में स्थित है। ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें और की, और कौन सी? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोस्यूस्को। कोस्यूस्को। ठीक है। इसके बाद हमारी कौन सी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका रह जाती है? उत्तरी अमेरिका की बात करें, अमेरिका की बात करें तो कौन सी है आपके? माउंट, माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले। मैकिनले। ये मैंने पहले भी बता दी और आज हम इसके रिवीजन कर लेते हैं। और एक बचती है आपकी दक्षिण अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका की कौन सी आती है आपकी? इसकी आती है आपकी एकांगुआ। एकांका गुआ। तो इन सब चोटियों को आप ध्यान रखोगे। आपके माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप में, कोस्युस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका में, एल्ब्रूस यूरोप महाद्वीप में, किलिमंजारो जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, तंजानिया देश में स्थित है, और एकांगुआ की बात करें तो वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए? एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो कहां पर स्थित है? वो आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी। अब जहां एंडीज पर्वत श्रृंखला की हमने बात कर ली तो मैंने कल आपको कुछ चीजें बताई थी। और वो चीजें क्या थी कि जो आपके पर्वत है, जैसे ये एंडीज पर्वत हो गया, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो एंडीज पर्वत है ये युवा वलित पर्वत है। युवा वलित पर्वत है। ठीक है। आप युवा पर्वत भी हो गए, वलित पर्वत हो गए। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा वलित पर्वत नहीं है? तो आप याद रखना, एंडीज है वो आपका क्या है? वलित पर्वत है। हिमालय हो गया, एटलस हो गया, रॉकी पर्वत हो गया, आल्पस हो गया, ये सारे के सारे वलित पर्वत है। और एक आपसे पूछा जाता है प्राचीन पर्वत है। प्राचीन की बात करें तो आपका जो अरावली पर्वत है और एक अपलेसियन पर्वत है, दोनों के दोनों प्राचीन है। सारी डिस्कस मैंने कल वाली क्लास में आपको बता दी थी, लेकिन साथ साथ में अब और बता दूंगी तो आपका रिवीजन
होता रहेगा। कल हमने बात की थी जो कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, जो कि आपके जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत राइन नदी के किनारे है, ठीक है। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की बात करें तो ये आपके ब्लॉक माउंटेन की श्रेणी में आता है, ठीक है। तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वलित पर्वत, प्राचीन पर्वत और ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन की श्रेणी में कौन आता है? ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आता है, जो कि जर्मनी में है, ठीक है। इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जब हमने बात की थी एंडीज की, तो मैं थोड़ा सा आपको मैप में बता देती हूँ। जो आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ये जो आपके दक्षिणी अमेरिका में ये वाला स्थान है, क्या आपको दिख रहा है? थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा और कर देती हूँ, क्या पता आपको बहुत अच्छे से दिख जाए। जैसे ये वाली श्रेणी है जहां मेरा कर्सर जा रहा है, ये देखिए, ये यहाँ पर क्या आते हैं? यहाँ पर आती है आपकी एंडीज। यहाँ पर क्या है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इसके साथ साथ आपसे कई बार रॉकी पर्वत श्रृंखला पूछ लेता है, तो रॉकी पर्वत श्रृंखला ये वाली जगह है। रॉकी पर्वत श्रृंखला ये वाली है, और ये कहां पर आती है रॉकी? थोड़ा सा इनको मैं मैप में बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये क्या है? ये है रॉकी, रॉकीज बोलते हैं, ठीक है। ये क्या? उत्तरी अमेरिका में आता है। वहीं अगर हम बात करें, अभी जब हमने बात की थी एटलस पर्वत की, तो जो एटलस पर्वत है ये यहाँ पर आता है आपका, जहां पर मैं ये कर्सर घुमा रही हूँ, यहाँ पर आता है आपका एटलस पर्वत, एटलस, ठीक है। और ये कहां पर पड़ता है? ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हिमालय की बात करें, तो हिमालय है वो कहां पर पड़ता है? हिमालय यहाँ पर हमारे भारत देश के ऊपर ये वाला हिस्सा है, ठीक है। उसी के साथ एक आता है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये वाला जो क्षेत्र है आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में और ऑस्ट्रेलिया देश में, ये वाला क्षेत्र है आपके ग्रेट ग्रेट डिवाइडिंग डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ये इस क्षेत्र में आता है। अब कई बार आपसे मैंने जो ये आपको बताई है, रोकीज पर्वत, एडीज पर्वत, एटलस, हिमालय पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये। तो इनमें पता है आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछ लिया जाता है कि इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो वो मैं आपको यहाँ लिखवा देती हूँ। क्रम क्या है? कि सबसे बड़ा एडीज, ठीक है, उससे फिर छोटा रॉकी, ठीक है, हिमालय, और फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, डिवाइडिंग रेंज, ये इसका क्रम रहता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। इंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में है, रॉकीज है आपके उत्तरी अमेरिका में, हिमालय आपका एशिया महाद्वीप में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है वो पाया जाता है? पर्वतों का विस्तार पाया जाता है 26%, 30%, 33% और 41%। तो स्थल मंडल के कुल 26% हिस्से पर है वो पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, ऑप्शन है ए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, पर्वत की गणना किस श्रेणी के पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, और आपका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो पर्वत की गणना है वो प्रथम श्रेणी में की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन, पर्वतों पर विश्व की पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 1%, 5%, 9% और 10%। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा ऑप्शन है ए। पर्वत पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? वो आपके करती है 1%। पठारी प्रदेश पर पूछ ले तो वो होती है 9%, ठीक है। और वहीं आपके अगर मैदानी भाग में पूछ ले कि मैदानी भाग में या मैदान में है वो कितनी जनसंख्या, तो ये 90%, ठीक है। 1% पहाड़ पर्वत पर और 9% आपके पठारी प्रदेश पर, ठीक है। ये चीजें तीनों की तीनों आप अच्छे से ध्यान रखना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है एक हो जाएगा। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपको याद रखना है रेडियो सक्रियता सिद्धांत। पहला क्वेश्चन पूछेगा किससे संबंधित है, तो पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है। पर्वतों की
उत्पत्ति से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसने दिया था, तो ये प्रतिपादन किया था जोली ने। तो इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोली। रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन जोली ने किया था, जो कि पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे अपन बढ़ेंगे, अपना अगला क्वेश्चन है, पर्वत निर्माणक भूसंति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पर्वत निर्माणक भूसंति सिद्धांत, जेफरीज, होम्स, डेली और कोबर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोबर। याद रखना, पर्वत निर्माणक भूसंति सिद्धांत किसने दिया था? कोबर ने दिया था। अभी अभी हमने पढ़ा था रेडियो सक्रियता सिद्धांत। रेडियो सक्रियता सिद्धांत, सिद्धांत वो किसने दिया था? वो दिया था जोली ने। वो किसने दिया था? जोली। जोली और कोबर दोनों के याद रखना। कोबर ने दिया है पर्वत निर्माणक भूसंति सिद्धांत और जोली ने दिया है रेडियो सक्रियता सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? क्या ऑप्शन दिया गया है? नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? सतपुड़ा, अपलेशियन, रोकीज और यूराल। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है डी। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था ना कि अपलेशियन है वो क्या है? प्राचीन पर्वतमाला है। प्राचीन पर्वतों में आता है, अपलेशियन हो गया, अरावली हो गया, ठीक है। नवीनतम में कौन सा आता है? यूराल आता है, जो कि युवा वलित पर्वत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत और ब्लॉक पर्वत। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि युवा वलित पर्वत में कौन कौन से आते हैं, जिसमें मैंने आपको हिमालय भी बताया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। वहीं अगर ब्लॉक पर्वत की बात पूछे तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वो कहां पे है? वो ब्लॉक माउंटेन की श्रेणी में आता है, जर्मनी में स्थित है। तो उसका सिर्फ एक एग्जाम्पल आप याद रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन, एंडीज पर्वत है वो किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का, वलित पर्वत का, वर्षोत्त पर्वत का और ज्वालामुखी पर्वत का। तो आप सभी को याद है कि एंडीज पर्वत है वो आपके किसका है? वलित पर्वत का, युवा वलित पर्वत का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था मैंने कि कौन कौन से जो पर्वत है वो किस किस श्रेणी में आते हैं। आई होप आपको अच्छे से याद होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि वलित पर्वत श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? एंडीज आता है, हिमालय आता है, एटलस आता है, रोकीज आता है, आल्प्स आता है। ये किस में आते हैं? ये वलित पर्वत में आते हैं, ठीक है। और प्राचीन में अरावली, अल्पेशियन, इनके बारे में बताया था। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है अरावली, अपलेशियम, फ्यूजियामा और विंध्याचल। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, फ्यूजियामा है। ये फ्यूजियामा क्या है? फ्यूजियामा आपके ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत है फ्यूजियामा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है सी हो जाएगा, जो कि कहां पर है? जापान में है। कहां पर है? जापान में। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर। अभी नहरों के आगे से क्वेश्चन आ गए, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पर्वत है इनके बारे में एक दो क्वेश्चन है करवा देती हूँ, क्योंकि जो ये पर्वत से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं काफी बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे हमने जो ऊंची चोटियां थी, माउंट मैकिनले आपके उत्तरी अमेरिका में है। उसके बाद हमने देखा कि आपके जो एल्ब्रुज है वो यूरोप में है, और आपके किलिमंजारो अफ्रीका में है, तंजानिया में, एकांगुआ दक्षिण अमेरिका, माउंट एवरेस्ट एशिया और क्योसिस्को ये कहां पर आपके? ऑस्ट्रेलिया में है। वहीं अगर हम पर्वतों की बात करें तो कुछ एक पर्वत और देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और काफी इंपॉर्टेंट के अंदर वो, जैसे अभी हमने बात की थी ना कि फ्यूजियामा है, ये क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत है। इसमें इंपॉर्टेंट आपसे और कौन से पूछे जाते हैं? एक आपसे पूछा जाता है मोना लो, मोनो लाओ, मोनो लाओ, या फिर इसको मोनोलो आप भी बोल देते हैं, या मोनोलाओ जो भी बोलते हैं। ये हवाई द्वीप पर स्थित है। हवाई
द्वीप पर स्थित है। हवाई द्वीप समूह कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और ये जो क्षारीय लावा होता है उससे निर्मित है। ठीक है। और मोना लाओ एक क्या है? ज्वालामुखी भी है जो कि इस द्वीप पर है। फ्यूजियामा मैंने अभी बताया जापान में स्थित है। ये अम्लीय लावा से निर्मित है। इसकी बात आ जाए तो ये अम्लीय लावा से निर्मित है। लावा से। और अगर इसकी बात करें मोना लाव की तो ये क्या है? ये क्षारीय लाव से निर्मित है। क्षारीय लाव से निर्मित है। वहीं एक आता है पोपा पर्वत। मैं अभी ज्वालामुखी पर्वतों की बात कर रही हूँ। ठीक है। पोपा पर्वत जो जो इंपॉर्टेंट है वही बता रही हूँ। पोपा पर्वत है ये म्यांमार में आता है। म्यांमार में स्थित है। ठीक है। ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। वहीं अगर एक और बात करें, एक और कौन सा है, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ इसको, यहाँ कर देती हूँ। पोपा पर्वत आ गया म्यांमार में। उसके बाद आता है विसुवियस। और विसुवियस है वो एक ज्वालामुखी भी है। और ये कहां पर है? ये आपके इटली में है। इटली में है। ठीक है। जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं उसी नाम से लगभग ज्वालामुखी भी है, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी होती है, प्रसुप्त ज्वालामुखी होती है। ठीक है। आपके जो ये भी होती है। तो विसुवियस पर्वत जो ज्वालामुखी पर्वत है कहां पर है? इटली में है। इसी के साथ जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी किलीमंजारो की, किली मंजारो पर्वत जो कि आपके तंजानिया और अफ्रीका महाद्वीप में है। ये भी कहा, ये भी आपका एक ज्वालामुखी पर्वत है। उसके साथ साथ एक बात करें शास्ता पर्वत की। शास्ता पर्वत है ये भी आपके यूएसए में है। और आपके ये क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। एक रेनियर आता है। रेनियर पर्वत ये भी क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। और ये कहाँ है? यूएसए में है। ठीक है। इन चीज को भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना कि आपसे ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में भी पूछा जा सकता है। और जैसे हमने वलित पर्वत की बात की थी अभी, ठीक है, कि वलित पर्वत कौन कौन से होते हैं, ये कि कौन कौन से वलित पर्वत की श्रेणी में आते हैं, तो मैंने आपको बताया था। जैसे मैं थोड़ा सा और लिख देती हूँ यहाँ पे, जो पूछ लिया जाता है वलित पर्वत। वलित पर्वत, अगर इन वलित पर्वत की बात करें तो इसमें एक तो आता है आपका हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत पता है एशिया महाद्वीप में है। उसके बाद में आपका आल्पस है वो भी वलित पर्वत में आता है, जो कि कहां पर है? यूरोप में है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें रॉकी पर्वत की, जो कि आपके यूएसए में आप सभी को पता है। एंडीज है वो आपके दक्षिण अमेरिका में है। और रॉकीज है ये कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में है। वहीं पर अगर हम यूराल पर्वत की बात करें तो यूराल ऐसा पर्वत है जो कि आपके एशिया और एशिया के साथ साथ यूरोप में भी आता है। एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में आता है, जो कि यूराल पर्वत है। और ये जो यूराल पर्वत है ये किस श्रेणी का पर्वत है? आप सभी को पता है कि ये वलित पर्वत है। ठीक है। वहीं पर अगर हम अपलेशियन की बात करें, अपलेशियन की, अपलेशियन पर्वत की बात करें तो ये भी एक वलित पर्वत है। क्या है? वलित पर्वत है, लेकिन ये प्राचीन पर्वत है। ठीक है। ध्यान रखना। अपलेशियन है ये उत्तरी अमेरिका में आता है। कहाँ आता है? उत्तरी अमेरिका में। अगर अरावली की बात करें, अरावली की बात करें तो वो भी क्या है कि वलित पर्वत है। ठीक है। एक आपसे पूछा जाता है खंड पर्वत। क्या पूछा जाता है? खंड पर्वत। मैं एक पर्वत वाले में ही लिखवा देती हूँ यहाँ पे। ये देखिए, तब इसमें लिखवा दूंगी तो आपको थोड़ा सा याद करने में, जो आप पीडीएफ से करोगे तो अच्छे से आपको याद रहेगा। खंड पर्वत की बात करें तो खंड पर्वत में कौन कौन से आते हैं? खंड पर्वत ये ध्यान रखना आप थोड़ा। ठीक है। इसमें एक तो आपका आता है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट जो कि कहां पर है? आपको पता है कि ये आपके जर्मनी में है, यानी आपके यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है। उसके बाद विंध्य पर्वत की बात करें तो आप सभी को पता है विंध्य पर्वत कहाँ है? विंध्य पर्वत आपके भारत में है, यानी एशिया महाद्वीप में है। ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें सतपुड़ा की, सतपुड़ा पर्वत आपके इंडिया और विश्व दोनों ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है। और ये कहां पर है? भारत में है। ये भी आपके खंड पर्वत की श्रेणी में आता है। एक है साल्ट रेंज। क्या है? साल्ट रेंज ये कहां पर है? ये आपके पाकिस्तान में है। ये कहां पे है? पाकिस्तान में है। ये भी आपके खंड पर्वत में आता है। एक है रुवेनजोरी, जो कि इंपॉर्टेंट है। रुवेनजोरी, रुवेनजोरी की बात करें तो ये भी आपका क्या है? आपका खंड पर्वत है, जो कि युगांडा में आता है। और युगांडा का आपको पता है कि ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में। युगांडा की आपको राजधानी पता है ना? कंपाला है। ठीक है। तो ये आपके खंड पर्वत है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो क्या हो गया? ब्लैक फॉरेस्ट, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, साल्ट रेंज और रुवेनजोरी। ये आपसे पूछेगा अगर आपसे कुछ ज्यादा ही पूछ ले तो इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये है वो आपके क्या आते हैं? ये खंड पर्वत की श्रेणी में आते हैं। ठीक है।
और कई चीजें आपसे पूछ ली जाती है, जैसे आपसे पूछ ले कि मकालू पर्वत, ऐसे पूछा जा सकता है नहीं, मकालू पर्वत पहाड़ियां जो भी है ये आपसे पूछ लेती है कहाँ पे है, नेपाल और चीन में है, नेपाल और चीन में है। वहीं अगर आपसे पूछ ले आल्पस, तो अभी मैंने आपको बताया था कि आल्पस है वो कहां पर है, इटली स्विट्जरलैंड में। यूराल आपकी रूस में पड़ जाता है, वैसे यूराल है यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। आपके पर्वत अच्छी तरह मैंने आपको समझा दिए हैं, तो आप थोड़ा सा याद रखना कि आप जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, ये रहा यूराल, बताया था ना, ये रहा यूराल पर्वत। यूराल पर्वत मैंने बताया एशिया यूरोप दोनों महाद्वीप में है, यानी ये किस में है, रूस में। पहले भी मैंने बताया था कि रूस ऐसा देश है जो दो महाद्वीपों में आता है, आपको अच्छे से याद रखना है, ये एशिया और यूरोप दो महाद्वीपों में आता है। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला हमारा फिर यहाँ से नहरें स्टार्ट हो जाती है। स्वेज नहर का निर्माण, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ, 1854 ईस्वी, 1869 ईस्वी, 1874 ईस्वी, 1896 ईस्वी। अगर स्वेज का निर्माण कब प्रारंभ हुआ की पूछ ले तो ये 1854 में हुआ, और अगर पूछ ले कि कब कंप्लीट हुआ, संपन्न हुआ, संपन्न हुआ पूछ ले तो ये आपके 1869 में हुआ था। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए की स्वेज नहर का निर्माण 1854 में स्टार्ट हुआ था और 1869 में है वो संपन्न हुआ था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई है, देखिए ये क्वेश्चन आ ही गया। 1854 में निर्माण है वो स्टार्ट हुआ था, 1869 में है ये बनकर तैयार हुई थी, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, 64.8 किलोमीटर, 64.8 किलोमीटर, 106.5 किलोमीटर, 156.4 किलोमीटर और 168 किलोमीटर। तो राइट आंसर की बात करें तो स्वेज नहर है उसकी लंबाई कितनी है, 168 किलोमीटर है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन है डी। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन, सू नहर किसको जोड़ती है, सू नहर सुपीरियर को मिशिगन से, ये क्या है, झील है, सुपीरियर झील को मिशिगन झील से, सुपीरियर को यूरेन झील से, मिशिगन को यूरेन झील से और ईरी को यूरेन झील से। ठीक है, आपके याद रखना उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलें बोली जाती है, जिसमें एक आती है आपकी सुपीरियर, सुपीरियर, मिशिगन, मिशिगन, यूरेन या यूरन बोल दे इसको, और एक है ईरी, ये एक है ईरी। इन झीलों को याद रखना, ये उत्तरी अमेरिका में है आपके, और वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर। और एक इसमें और आती है, हिराल आती है, ऐसे ऐसे नाम है उसका, हिराल ही है शायद, हिराल। ठीक है, तो एक ये झील भी आती है इसमें। ठीक है, सुपीरियर, मिशिगन, हिराल, यूरेन, यूरन और ईरी जिले, ये 5 जिले आती हैं जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सू नहर की बात करें तो सू नहर है वो आपके मिशिगन को यूरेन झील से जोड़ती है, तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, कील नहर, कील नहर किसको जोड़ती है, मैनचेस्टर को लिवरपूल से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, प्रशांत महासागर को और अटलांटिक महासागर से, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। ये जो आपको ये नहरें हैं, ये मैं एक आपको जो जल संधि करवाऊंगी, जल संधि करवाऊंगी, उनमें भी मैं आपको ये जो जल संधियां होंगी उसमें भी ये आपको नहरों के बारे में एक बार फिर आपको रिवाइज करवा दूंगी अच्छे से। क्यों, क्योंकि जल संधियों में आपको याद करवाया जाएगा कि ये कौन सी जल संधि है जो इस क्षेत्र को जोड़ती है और इस क्षेत्र को अलग करती है। अलग करने वाली भी जल संधियां होती है, जोड़ने वाली भी होती है, जो कि इंपॉर्टेंट होती है। कील नहर की बात करें तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, राइट आंसर ऑप्शन है बी आ जाएगा। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है, अभी हमने बात की थी, कौन सी नहर है, कील नहर। कौन सी नहर है, कील नहर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, क्रा नहर किस देश में स्थित है, म्यांमार,
थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्रा नहर है वो कहाँ है, कंबोडिया में स्थित है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, पनामा जल डमरू के आर पार नहर खोदने का विचार किसने रखा था? आपके एक तो आपके स्वेज नहर और एक आपके पनामा नहर, दोनों की दोनों काफी इंपॉर्टेंट नहरें हैं। इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, चाहे स्वेज से पूछ ले चाहे पनामा से पूछ ले, तो इन दोनों को आप अच्छे से याद रखना। पनामा जल डमरू की बात करें तो इस की बात करें कि इसके आर पार नहर खोदने का विचार है वो किसने दिया था? वो दिया था हमबोल्ट ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है डी। अब जब ये नहर की बात आ गई है तो पनामा नहर के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर के बारे में तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन अगर पनामा की बात करें तो जो आपके उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और आपका जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, इन दोनों महाद्वीपों को जो जोड़ती है वो क्या है? पनामा जल डमरू है। वो क्या है? पनामा जल डमरू है। अगर आपसे पूछ ले कि जो पनामा नहर है वो कौन से देश में स्थित है, तो आप याद रखना वो मध्य अमेरिका में स्थित है। मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका क्यों? क्योंकि वो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दोनों को जोड़ती है, तो वो मध्य अमेरिका में स्थित है। और जो अगर देश पूछ ले तो ये आपके पनामा, पनामा देश में स्थित है। वैसे आपसे मध्य अमेरिका पूछा जाएगा, वरना आप याद रखना कि पनामा नहर है वो मध्य अमेरिका में तो स्थित है। और पनामा नहर, एक चीज और पूछ ले आपको, जो पनामा नहर है वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। मैप में भी आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर है आपके पनामा नहर, जहां पर मेरा कर्सर घूम रहा है ब्लैक, ये सही के साथ यहाँ देखिए ये पनामा है। जो ये आपके प्रशांत महासागर, ये क्या है? प्रशांत महासागर। और ये क्या है? अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है, तो इस नहर का नाम क्या है? पनामा नहर है। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखना। प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली है ये पनामा नहर। पनामा, पनामा देश में स्थित है वैसे मध्य अमेरिका में, क्योंकि ये ऊपर तो रह जाता है आपका उत्तरी अमेरिका, नीचे आ जाता है दक्षिण अमेरिका, तो ये मध्य अमेरिका में स्थित है। इस चीज का भी आप ध्यान रखना। तो आगे हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमने पनामा नहर के बारे में आपको बता दिया कि पनामा नहर है वो किसको किसको जोड़ती है? आपके जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर है उन दोनों को जोड़ती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, कौन सी कायांतरित चट्टान है? कौन सी कायांतरित चट्टान है? ग्रेनाइट, सेल, संगमरमर और बेसाल्ट। तो इसमें अगर राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? जो कायांतरित चट्टान है वो है आपकी संगमरमर। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, नीस चट्टान किस कोटि की है? नीस चट्टान है वो किस कोटि की है? आग्नेय, परतदार, परिवर्तित और ज्वालामुखी। तो नीस की बात करें तो ये आपके परिवर्तित कोटि की है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, स्लेट और संगमरमर क्या है? स्लेट और संगमरमर क्या है? तो अगर आपको अभी हमने बात की थी, किसकी बात की थी? हमने बात की थी कायांतरित चट्टान की। क्या बात की? कायांतरित चट्टान है वो कौन सी है? तो वो संगमरमर है, वो कायांतरित है। तो स्लेट और संगमरमर क्या है फिर? कायांतरित चट्टान है। मैंने बोला था ना कि हमारे काफी सारे क्वेश्चंस का तो अगर हम ढंग से क्लास लेंगे तो नीचे वाले क्वेश्चंस का आंसर ऊपर वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं छिपा होगा, या फिर ऊपर वाला जो क्वेश्चन करवा रही होंगी उसके साथ में जो हम फैक्ट करवाते हैं उन फैक्ट के साथ है मैं आपको वो आंसर बता दूंगी जो कि आगे क्वेश्चन है बनकर आएगा। तो जिस हिसाब से आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, इसकी हमने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखी, उसमें हमें ये मैम ने बताया था, आगे वो क्वेश्चन बन गया तो हमें ये भी पता चल जाता है कि क्वेश्चन है वो किस प्रकार बनकर आता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, कौन सा एक द्वितलीय आग्नेय सेल का उदाहरण है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, स्लेट और डोलोमाइट। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट द्वितलीय आग्नेय सेल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? पेटागोनिया मरुस्थल, इसको तकला मकान भी बोलते हैं, टकला मकान मरुस्थल भी बोलते हैं। ईरानी मरुस्थल, तुर्कमान मरुस्थल,
तो जो राइट आंसर होगा वो ये आपका ऑप्शन बी तकला मकान मरुस्थल हो जाएगा, कि विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है वो तकला मकान मरुस्थल है। ठीक है। इन मरुस्थल के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ले जाते हैं, और जो ये मरुस्थल होते हैं इनसे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है। पहली चीज तो आपसे ये पूछ ली जाती है। उसके बाद आपसे क्या पूछा जाता है कि जो ये मरुस्थल है वहां पर किस, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है ना कि ये खनिज है वो कहाँ होते हैं, तो खनिज के बारे में क्वेश्चन आ जाता है मरुस्थल से। और मरुस्थल से आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा शीतोष्ण है, उष्ण है, कौन सा है। जैसे तकला मकान की बात करें तो शीतोष्ण मरुस्थल है। कहाँ स्थित है, ये चीन में स्थित है। चीन में स्थित है। ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है कि जो तकला मकान है वो दुनिया का शीतोष्ण मरुस्थल है। इस चीज को वेरी इंपॉर्टेंट करके याद रखना। चीन की बात करें तो तकला मकान मरुस्थल है चीन में। एक मरुस्थल और है, वो कौन सा है, गोबिका मरुस्थल। गोबिका मरुस्थल, वो भी कहां पर है, चीन में है। ठीक है। ये जो चीन और ये मंगोलिया है, चीन व मंगोलिया के बॉर्डर पे पड़ जाता है। मंगोलिया के बॉर्डर पे पड़ जाता है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, तो ये गोबी का रेगिस्तान या गोबी का मरुस्थल है, वो दुनिया का सबसे ठंडा, दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल, सबसे ठंडा है। ठीक है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जो ये मरुस्थल होते हैं इनमें, मरुस्थल में काफी सारे आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सबसे गर्म कौन सा है, शुष्क कौन सा है, एशिया का कौन सा सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आगे मैं आपको लिखवा दूंगी। अब जब दुनिया का सबसे ठंडा की बात आई है तो मरुस्थल, एक तो आपके ठंडे मरुस्थल होते हैं, एक गर्म मरुस्थल होते हैं, वो भी मैं आज ही के क्लास में कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है। तो अपन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर, अगले पर। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है। सभी को पता है कि गुजरात में स्थित है। तो बिना टाइम वेस्ट के इसका आंसर लगा देते हैं, ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन, तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है। पश्चिमी एशिया में, अफ्रीका में सहारा के दक्षिण में, दक्षिण अमेरिका में, मध्य एशिया में। तो आप बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने अभी आपको बता दिया था इसका राइट आंसर, कि जो तकला मकान मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है, वो आपके चीन में स्थित है। तो चीन में स्थित है तो यानी ये मध्य एशिया में अधिक स्थित है, मध्य एशिया में अधिक स्थित है। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो मरुस्थल के बारे में मैं अभी आपको बता रही थी, तो वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ, ताकि आप ये मरुस्थल वाला टॉपिक है आज हमारा कंप्लीट हो जाए। मरुस्थल के बारे में हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा एक तो ठंडे मरुस्थल। क्या पूछा जाएगा, ठंडे मरुस्थल। ठंडे मरुस्थल कौन कौन से हैं, एक आपसे पूछा जाएगा गर्म मरुस्थल कौन कौन से हैं। ठीक है। अगर इनकी हम बात करें, ठंडे और गर्म की बात करें, तो ठंडों में जैसे एक आपका आ जाएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका मरुस्थल। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था गोबी का मरुस्थल दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल है। ठीक है। उसके बाद आएगा आपका ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन मरुस्थल। ठीक है। एक आएगा आपका मोजावे का मरुस्थल, मोजावे का मरुस्थल। और एक आपका आता है पेटागोनिया का मरुस्थल, पेटागोनिया मरुस्थल। ये क्या है, आपके ठंडे मरुस्थल है। ठीक है। वहीं अगर गर्म मरुस्थल की बात करें तो सबसे पहले सहारा मरुस्थल, कालाहारी बोत्सवाना, आपके अफ्रीका में है कालाहारी मरुस्थल। ठीक है। 10 ए लूट मरुस्थल, इसी के साथ साथ 10 ए कावीर मरुस्थल। ये भी क्या आपके गर्म मरुस्थल है। थार का मरुस्थल आप सभी को पता है कि थार का मरुस्थल भी गर्म है। और वहीं अगर हम बात करें तकला मकान की, जो कि मध्य एशिया में है, तकला माकन, तो ये भी कहां पर है, आपके गर्म मरुस्थल है, जो कि मध्य एशिया में वैसे चीन में है। ठीक है। यहीं अगर विक्टोरिया मरुस्थल की बात करें, गिब्सन की बात करें, तो वो भी कौन से है, गर्म मरुस्थल है। तो इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आपसे वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, वो कौन सा पूछा जाता है, यहाँ मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर लिखवा देती हूँ, ताकि आप के रिवाइज करने में थोड़ा सा आसानी बनी रहे। वो क्या है कि आपसे पूछ ले कि दुनिया का सबसे
दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। बड़ा की बात करें तो वो आता है आपका अंटार्कटिक, अंटार्कटिका मरुस्थल, जो कि ठंडा मरुस्थल है। ठीक है। फिर अगर आपसे पूछ ले दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल, गर्म पूछ ले आपको तो वो आएगा आपका सहारा मरुस्थल, जो कि गर्म मरुस्थल है। ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछ ले सबसे शुष्क मरुस्थल, सबसे शुष्क शुष्क की बात आ जाए तो वो आएगा आपका अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल। वहीं अगर आपसे पूछ ले दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सबसे बड़ा मरुस्थल, तो वो हम सभी को पता है वो कौन सा आता है, थार मरुस्थल आता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करने वाला, सबसे ज्यादा जनसंख्या जनसंख्या घनत्व घनत्व वाला मरुस्थल आपसे पूछ ले तो वो भी कौन सा है, थार का मरुस्थल है। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है, महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है, एक भी मरुस्थल नहीं है, तो वो कौन सा है, यूरोप महाद्वीप है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस का भी थोड़ा आप ध्यान रखना। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका, जो कि ठंडा मरुस्थल है। वहीं अगर आपसे पूछ ले दुनिया का सबसे गर्म सहारा मरुस्थल, सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा थार, जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, कौन सा मरुस्थल है, आपका थार का मरुस्थल है। और ऐसा महाद्वीप जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है वो है आपका यूरोपीय महाद्वीप। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी की पूछ ले तो वो आपकी कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रेणी है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, ऑप्शन है सी। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए और ब्राजील। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में स्थित है। पॉइंट पेड्रो अथवा पिट्रू टागाला किस देश का सर्वोच्च शिखर है, दक्षिण अफ्रीका, पनामा, श्रीलंका और कंबोडिया। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। तो ये हमने इंपॉर्टेंट 110 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये सीरीज आपकी लंबी होती जा रही है। हम करने तो 150 क्वेश्चन थे, 250 क्वेश्चन थे, लेकिन हम एक क्वेश्चन के साथ है वो 4 से 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन की संख्या थोड़ी कम हो रही है। कल कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन है हम ज्यादा कवर करें क्लास में। लेकिन वो ही है ना कि क्वेश्चन तो चलो हमें पता है कि 250 करने ही करने हैं, लेकिन जितना ज्यादा इसके साथ कवर किया जाए उतना ही ज्यादा आप सभी के लिए बेहतर है। तो चलिए अब हम मिलेंगे कल की क्लास में। आप सबको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ है वो इसे शेयर जरूर करना। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।